हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12वीं में सतह रसायन चैप्टर के अंतर्गत कोलॉइडी तंत्र बनाने की विधियां, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पिछले कालखंड में हमने कोलॉइडी विलयन के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, और एक दूसरी प्रकार का हमने एक विधि का अध्ययन किया था कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इन दोनों के आकर्षण बल के आधार पर हमने कोलॉइडी जो तंत्र होते हैं उनको दो भागों में बांटा था। एक को हम द्रव स्नेही कोलॉइड कहे थे और दूसरा द्रव विरोधी कोलॉइड। द्रव स्नेही कोलॉइड क्या होते हैं, एक बार पुनः हम यहाँ पर रिमाइंड करेंगे कि परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम के संपर्क मात्र से ही कोलॉइडी विलयन बन जाते हैं। इसमें कोई अलग से विशेष विधि की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरी एक अन्य विधि थी, या दूसरी एक अन्य प्रकार, जिसे हम द्रव विरोधी कोलॉइड के नाम से जाने थे। इसमें हमने अध्ययन किया था कि ऐसे कोलॉइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम के संपर्क मात्र से कोलॉइडी विलयन नहीं बनता, उसे किसी अन्य विशेष विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं, और ये मुख्यतः अस्थायी होते हैं। उसे हम स्थायी करने के लिए कोई एक अन्य पदार्थ मिलाते हैं जिसे हम स्थायी कारक पदार्थ कहते हैं, और इसे हम अलग से और नाम देते मुख्यतः उत्क्रमणी कोलॉइड, अनुत्क्रमणी कोलॉइड। एक बार जब वह परिवर्तन हो जाते हैं कोलॉइडी विलयन से, तो पुनः उसे दोबारा हम कोलॉइडी विलयन नहीं बना सकते। आज उसी के अंतर्गत हम मुख्यतः बनाने की विधियों में इसमें अध्ययन करेंगे द्रव विरोधी कोलॉइड बनाने की विधियां। हालांकि यहाँ पर हम अलग से द्रव विरोधी कोलॉइड नहीं कह रहे हैं, लेकिन जितना यहाँ पर अधिकांश बनेंगे सभी द्रव विरोधी कोलॉइड ही बनेंगे अधिकांशतः, क्योंकि हम विशेष विधि के द्वारा इसे बना रहे हैं। तो आइए उस पर हम पहला इसमें देखते हैं कौन कौन सी विधियां हैं। तो इनमें मुख्यतः दो विधियां होती हैं, कोलॉइडी तंत्र बनाने की विधियां। पहला है इसमें फर्स्ट परिक्षेपण विधि। डिस्पर्सन मेथड। और दूसरी एक विधि है जिसे हम सामान्यतः संघनन विधि कहते हैं। संघनन विधि अंग्रेजी में कहते हैं इसको कंडेंसेशन मेथड। दो मुख्य विधियां हैं, परिक्षेपण विधि और दूसरी है संघनन विधि। अब आगे एक एक के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहले हम समझ लें सामान्य तौर पर ये परिक्षेपण विधि क्या है और संघनन विधि। परिक्षेपण विधि का सीधा सीधा मतलब है बड़े कण होंगे उसे हम छोटे छोटे कणों में बांट देंगे। तो ये सामान्य शब्द में क्या कहलाते हैं, डिस्पर्सन कहलाते हैं। इसको हिंदी में अपन सामान्य शब्द में क्या कहते हैं, परिक्षेपण, माने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। तब कैसे बांटेंगे, अब हम इतना इस प्रकार से बांटेंगे अलग अलग विधियों के माध्यम से कि कोलॉइडी में विलयन में जो परिक्षिप्त प्रावस्था होते हैं उसका हमने डायमीटर देखा था, उसका आकार देखा था 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर। तो इतना हम उसको ऐसे मशीन हो चाहे अन्य कोई विधियां हो जिसमें हम ऐसे उसको तोड़ें छोटे छोटे टुकड़े में कि वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में आ जाए। तो ये सामान्य विधि क्या हो गया, इसमें परिक्षेपण विधि में बड़े कण होंगे हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, सीधा मतलब है। बड़े कण या आकार देखें अपन सामान्य शब्द में बड़े आकार के होंगे उसे हम पहले क्या करेंगे, छोटे आकार में बदलेंगे, छोटे आकार में बदलना। ये हो गया सामान्य इसका अर्थ। उसका ठीक उल्टा देखेंगे, संघनन विधि में क्या होगा, छोटे टुकड़े होंगे हम उसको बड़े टुकड़े में बदलेंगे, छोटे छोटे होंगे इसमें
छोटे टुकड़े हैं, या आकार समझिए, अभी आकार के आधार पर हम देख रहे हैं, इसमें छोटे आकार के हैं। छोटे आकार का आशय क्या हो गया, हमने अध्ययन किया था 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं हमारे कोलाइडी विलयन। उसमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था होते हैं, जो कण होते हैं। अब इसमें इससे भी छोटा है, वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा है। तब क्या करेंगे, हम इसे उस छोटे छोटे आकार को हम बड़े आकार में बदलने जा रहे हैं। इसमें छोटे आकार को बड़े आकार में बदलना, ये संघनन विधि है सामान्य शब्द में। अब कैसे कैसे होंगे इसके बारे में फिर एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो पहला लेकर चलते हैं हम इसमें परिक्षेपण विधियां। हेडिंग डाल लीजिए। तो परिक्षेपण विधि सामान्य अर्थ क्या हो गया, बड़े आकार होंगे उसे हम छोटे आकार में बदलने जा रहे हैं। तो इसकी मुख्यतः 4 विधियां होती हैं, जिसे हम यहाँ पर ABCD के क्रम में अध्ययन करेंगे। पहला यहाँ पर देखते हैं इसमें ब्रेडिग की आर्क विधि। ब्रेडिग की आर्क विधि, इसी को हम दूसरे शब्दों में विद्युत परिक्षेपण कहते हैं। विद्युत परिक्षेपण, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन। अब ब्रेडिग वैज्ञानिक है, उन्होंने इस विधि के बारे में अध्ययन किया है। तो इसमें क्या करेंगे, किसका बनाएंगे, देखें तो इसमें मुख्यतः धातुओं के बनाए जाते हैं। कुछ धातु हैं, जैसे उदाहरण के लिए सोना, चांदी, उसी प्रकार से तांबा, प्लेटिनम आदि कुछ धातुएं होते हैं। इसका हमें कोलाइडी विलयन इस ब्रेडिग की आर्क विधि या विद्युत परिक्षेपण विधि के द्वारा बनाने में सहायता मिलती है। हम इसका अध्ययन करेंगे इसमें। तो कुछ उदाहरण हो गए सोना, चांदी। आपने सुना होगा डाबर च्यवनप्राश, दुकान में मिलते हैं, बाज़ारों में डाबर च्यवनप्राश। इसमें विज्ञापन आते हैं सोना चांदी डाबर च्यवनप्राश। तो उसमें कहा जाता है कि उस च्यवनप्राश में सोना भी है और चांदी भी है। तो कैसे सोना और चांदी होंगे, तो छोटे छोटे कण के रूप में है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलाइडी कण। सामान्य शब्द में छोटे छोटे टुकड़ों में है। उसको सोना को बड़े बड़े टुकड़े में नहीं किया गया है, चांदी को बड़े बड़े टुकड़ों में नहीं किया गया है, उसको एकदम बारीक से बारीक। तो कैसे हो सकता है, सामान्य विधि के द्वारा नहीं हो सकता, उसे कुछ विशेष विधि के द्वारा बनाए जा रहे हैं। उसमें से एक विधि है, अभी हम पढ़ रहे हैं ब्रेडिग की आर्क विधि। तो देखें इसमें किस प्रकार से होंगे, इसको चित्र के माध्यम से पहले हम समझेंगे। ये हो गया उदाहरण, कुछ धातुओं के बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र भी साथ साथ बनाते जाइए आप लोग भी। जिस धातु का हमें कोलाइडी विलयन बनाने हैं, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए सोना का बनाना है, तो क्या करेंगे, जिस धातु का बनाना है उसके छड़ को ले जाते हैं, छड़ बना करके। जैसे मान लीजिए सोना का है या चांदी का है, प्लेटिनम का है, तांबा का है, कुछ भी हो सकता है जिसे हम बनाना है। इसमें कुछ धातुओं के नाम लिखे हैं। अब इसमें ये धातु के छड़ हैं, धातु के छड़, और इसे हम मुख्यतः इलेक्ट्रोड बनाते हैं। धातु के छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में बनाए जाते हैं, क्योंकि विद्युत हम परिक्षेपण पढ़ रहे हैं। विद्युत माने विद्युत धारा प्रवाहित करना है, तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी। एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। अब इस प्रकार से इस छड़ को हम एक परिक्षेपण माध्यम माने जिस माध्यम में हमें कोलाइडी विलयन बनाना है, जैसे जल में बनाना है मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जल में डुबा देंगे। ढेर सारे भाग को, उसके अधिक भाग को, कुछ भाग यहाँ पर अधिकांश भाग दिख रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ पर हो गया ये जल, अर्थात यहाँ पर जल क्या कहलाएगा, परिक्षेपण माध्यम। जिस माध्यम में हमें कोलाइडी विलयन बनाने हैं उसी का है। तो जल यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम है। और साथ ही साथ इस पानी को या भी जो विलायक माध्यम है उसे हम अलग से एक पात्र ले रहे हैं, जिसमें बर्फ से इसे ठंडा किया गया है। ये पूरे बर्फ हैं,
बर्फ के द्वारा ठंडा किया गया है विलायक माध्यम। दो छड़ है, जिस धातु का हमें छड़, जैसे उदाहरण के लिए मान लो सोना का बनाना है कोलाइडी विलयन, तो सोना के दो छड़ हैं। चांदी का बनाना है तो चांदी के हैं। प्लेटिनम का, जिस धातु का हमें कोलाइडी विलयन बनाने हैं उसके हम छड़ को ले रहे हैं। किसमें डाले हैं? जिसमें हमें बनाना है विलायक। जैसे उदाहरण के मान लो जल में हमें बनाना है, ये हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? अभी इसमें शब्द में कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। अब यहाँ पर इसको बर्फ में ठंडा कर देते हैं, माने बर्फ में ठंडा क्या हुआ? ये विलायक माध्यम हो गया। अब इसमें हमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, हाई वोल्टेज, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों क्षणों को क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं उच्च विभव वाले से। इसको सामान्य शब्द में कहते हैं उच्च विद्युत क्षेत्र से। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर चित्र के द्वारा हम समझें, इसमें ये एक माइनस हो गया और एक प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से आगे हम एक दिशा को हम माइनस से जोड़ रहे हैं और एक दिशा को प्लस से जोड़ रहे हैं। और आगे इस प्रकार से इसको उच्च धारा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उपकरण लगाए गए हैं। आर हम अध्ययन कर चुके हैं, जानते हैं इसके बारे में, भौतिकी में इसे हम प्रतिरोध कहते हैं। उसी में सब जुड़े रहते हैं हाई वोल्टेज के लिए। ये यहाँ पर और धारा के दिशा को देखने के लिए यहाँ पर गैलेनोमीटर आदि भी लगे रहते हैं। ये सब यहाँ पर जो बनाया गया अभी फिलहाल ये उच्च विद्युत विभव के लिए है। इसको अपन संक्षिप्त में कहें उच्च विद्युत विभव, इसके लिए यहाँ पर उपकरण तैयार किए गए। दोनों यहाँ पर जो छड़ हैं इसको यहाँ पर जोड़ दिया गया है। अब आगे चलें। इसमें जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी हाई वोल्टेज से, तो क्या होंगे? इसमें जो धातु है एक गर्म हो जाएंगे, आर्क निकलेगा। अब आर्क का यहाँ पर संकेत में इस प्रकार चित्र बनाएंगे, देखिए इस प्रकार से, इसको हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो इस प्रकार से इसमें छोटे छोटे इस प्रकार से आर्क बनेंगे। आर्क माने हम क्या समझते हैं? गणित में पढ़ते हैं चाप। ये हो गया यहाँ पर आर्क, या हिंदी में क्या कहेंगे हम इसे? चाप कहते हैं, ARC। आर्क माने गणित में पढ़ते इस प्रकार से चाप खींचते हैं हम, ठीक है ना। तो छोटे छोटे से, जैसे बिजली चमकती है, सामान्य देखते हैं तो बिजली चमकती है इस प्रकार से, एक प्रकार से आती है और इस प्रकार से चली जाती है। तो ऐसे यहाँ पर जब स्पार्किंग हो रहा है यहाँ से सीधा सीधा, मतलब वहाँ से चाप बनेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। तो इससे क्या होगा? ये जो धातु हैं इसके वाष्प बन रहे हैं गर्म होकर के। जब इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है और उसे गर्म होकर के वाष्प बन जाते हैं धातु के, और वही वाष्प यहाँ पर जो भी ठंडा किया गया है बर्फ से, जैसे उदाहरण के लिए जल को रखे हैं, तो क्या होगा? छोटे जितने वाष्प रहेंगे, वाष्प सब जानते हैं बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं इसमें। जैसे हम लोग ठंड के दिन में जब सवेरे उड़ते हैं, हम मुंह से नाक से देखते हैं, जब सांस निकलती है हमारी तो देखते हैं एकदम जल वाष्प छोटे छोटे कण निकलते हैं, उसमें कोहरा जैसे बन जाता है, हल्का सा कोहरा जैसे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर छोटे छोटे कण के रूप में यहाँ पर वही जो वाष्प बने थे इस जल माध्यम या जो परिक्षेपण माध्यम है, इसमें छोटे छोटे कोलाइडी विलयन के रूप में क्या हो जाते हैं? यहाँ पर ये जल में इस प्रकार से गिर जाते हैं, हमारे बढ़ जाते हैं पूरे। और चूंकि जो अभी बनाए जा रहे हैं इसमें ये द्रव विरोधी है, तो ये स्थायी नहीं होते, तो इसको स्थायी रखने के लिए, स्थायी नहीं होते माने वो जो अभी छोटे छोटे कण के रूप में बटा है वो धीरे धीरे नीचे बढ़ सकता है, वो अस्थायी होते हैं वो। तो उसको स्थायी रखने के लिए माने उस, ऐसा समझ लीजिए, ये जैसे उदाहरण के लिए पानी है यहाँ पर, तो इसमें छोटे छोटे कणों के रूप में पूरा फैले रहे, ये है स्थायी। या तो ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा? धीरे धीरे जितना था सब नीचे बढ़ जाएगा। तो उसको स्थायी रखने के लिए यहाँ पर अलग से एक पदार्थ मिलाते हैं जिसे हम स्थायी कारक पदार्थ कहते हैं, स्थायी कारक पदार्थ। जैसे उदाहरण के लिए KOH, कास्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें मिला देते हैं तो क्या होगा? ये जो कास्टिक पोटास स्थायी कारक पदार्थ है, स्टेबिलाइजिंग एजेंट, उसको इस प्रकार से अभी जो छोटे छोटे कणों में बटा था उसको ऐसा ही बटे रहने देगा, उसको नीचे बैठने नहीं देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होते हैं। ये हो गया यहाँ पर ब्रेडिग की आर्क विधि। अब आगे हम चलेंगे इसमें एक दूसरी विधि जिसके माध्यम से हम परिक्षेपण विधि को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो हेडिंग डाल देंगे आप लोग, इसमें एक मुख्य दूसरी विधि है पेप्टीकरण।
हेड डालेंगे बी करके, ये लिख लिए हम। दूसरी प्रकार विधि है इसकी, परिक्षेपण विधि की। नाम है इसका पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हम इसे पेप्टीकरण। तो पेप्टीकरण क्या है पर समझें हम। अवक्षेप है, उस अवक्षेप को हमें छोटे छोटे भागों में बांटना है। अवक्षेप में हम कुछ, ये भी कैसा अवक्षेप है, ये ताज़ा अवक्षेप। जिस पदार्थ का हमें कोलाइडी विलयन बनाने हैं उसका हम ताज़ा बना हुआ अवक्षेप लेते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए इस प्रकार से बना रहा हूँ, मान लीजिए चित्र में ये अवक्षेप है। अब हमें इसे क्या करना है, अभी पूरे जुड़े हुए एक साथ बड़े आकार हैं इसमें, हम समझ रहे हैं इसको। बड़े आकार को हम किस में बांटने जा रहे हैं, छोटे आकार में। तो ताज़ा बना हुआ अवक्षेप मैं चित्र में समझाने के इस प्रकार से लिख दिया हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, एक कोई विद्युत अपघट्य मिलाएंगे, उपयुक्त जो उसमें हो सके, विद्युत अपघट्य। और ये जो विद्युत अपघट्य होते हैं अधिकांशतः मुख्य रूप से सम आयन वाले होते हैं, सम आयन युक्त। अधिकांशतः, जरूरी नहीं है कि सभी में होगा, लेकिन इसको मैं यहाँ पर, हम लोग शब्द यहाँ पर लिखते हैं इसमें बहुधा। बहुधा यानी अधिकांशतः, कभी कभी नहीं भी हो सकता, लेकिन अधिकांशतः इसमें हम जिस पदार्थ का ताज़ा अवक्षेप लिए हैं उसका ऐसा विद्युत अपघट्य लेते हैं कि उसमें से एक आयन कॉमन हो, दोनों में उपस्थित होना चाहिए। अब नहीं होगा तो भी हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः इस प्रकार से ले जाते हैं। तो यहाँ पर शब्दों में कहेंगे तो जिस पदार्थ का हमें कोलाइडी विलयन बनाने हैं उसके ताज़ा बना हुआ अवक्षेप लेंगे और उसमें एक उपयुक्त विद्युत अपघट्य, यहाँ पर शब्द यहाँ पर जोड़ सकते हैं उपयुक्त। उपयुक्त माने जो उसमें लागू हो सकता है, और मुख्यतः यहाँ पर उसके तनु विलयन के रूप में लेते हैं। तो इसे मिलाएंगे तो क्या होगा, ये जो अवक्षेप है अब छोटे छोटे भागों में क्या होते हैं, बन जाते हैं। और इस प्रकार से मैं चित्र के माध्यम से इसको इस प्रकार से पहले समझा देता हूँ। ये एकदम छोटे छोटे कणों के रूप में क्या होते हैं, ऐसा बन जाते हैं। यही जो ताज़ा अवक्षेप है छोटे छोटे टुकड़े बन गया है, ठीक है। और इसी को हम यहाँ पर किस नाम से जान रहे हैं, हम कोलाइडी विलयन कह रहे हैं इसे, या कोलाइडी तंत्र कहते हैं, या कोलाइड कह सकते हैं अभी फिलहाल। ये कोलाइड के रूप में बन गया। इसको शब्दों में लिखें तो क्या हो गया, यहाँ पर ये कोलाइड बन जाते हैं या कोलाइडी तंत्र बन जाते हैं। इस प्रकार की विधि को हम क्या कहते हैं, पेप्टीकरण के नाम से जानते हैं। अब आइए एक बार पुनः समझ लें। जिस पदार्थ का हमें कोलाइडी विलयन या तंत्र बनाने हैं उसका ताज़ा बना हुआ अवक्षेप लेंगे और उसमें एक उपयुक्त विद्युत अपघट्य जो अधिकांशतः या बहुधा कैसे होते हैं, सम आयन युक्त होते हैं। तो जब इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, ये जो ताज़ा बना हुआ अवक्षेप है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से संकेत में हम इस प्रकार समझा रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कोलाइडी तंत्र कह रहे हैं। आइए कुछ उदाहरण हम देखें, इसमें कौन कौन से उदाहरण इसमें हो सकते हैं जिसमें बनाए जाते हैं। तो उदाहरण के तौर पर फेरिक हाइड्रोक्साइड, उसी प्रकार से एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड, ये बहुत ही अधिकांशतः प्रचलित हैं इसमें, आदि इसमें बनाए जाते हैं। ऐसे और ढेर सारे हैं, हमने कुछ का यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका जब हमें कोलाइडी विलयन बनाने होते हैं तो हम पेप्टीकरण विधि के द्वारा मुख्य तरह से बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं, आइए इसको सूत्र के द्वारा हम समझने का प्रयास करें। हम उदाहरण इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का, तो क्या करेंगे, देखिए हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाना है। तो क्या कर रहे हैं, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है जिसका सूत्र है FeOH3, नीचे में नाम भी लिख लेंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड। इसका ताज़ा अवक्षेप लेते हैं, ताज़ा बना अवक्षेप। अब इसमें कुछ विद्युत अपघट्य मिला रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर फेरिक क्लोराइड FeCl3, इसे हम क्या कहते हैं, फेरिक क्लोराइड, जो कि यहाँ पर एक विद्युत अपघट्य के रूप में काम कर रहे हैं। अब इस प्रकार से आयनित हो जाएंगे। यहाँ पर Fe3+ में है और Cl- में है।
इसका तनु विलयन के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। अब यहाँ से क्या होंगे, ये जो फेरिक आयन है, देखिए यहाँ पर कॉमन आयन कौन है इसमें, यहाँ पर भी फेरिक है, यहाँ पर भी फेरिक है। तो इस फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो ताज़ा अवक्षेप था, फेरिक हाइड्रोक्साइड, उसमें फेरिक Fe जो 3+ के रूप में है, यहाँ पर यह क्या हो जाते हैं, इसके साथ में एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल पर हम देखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पर फेरिक में 3+ होते हैं, इसलिए हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। और चाहें तो हम अलग से इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अलग से इस फेरिक हाइड्रोक्साइड में Fe3+ एडजॉर्ब हो गया, देखिए यहाँ पर अधिशोषण हो रहा है टोटल। तो यहाँ पर एक क्या बन गया, ये कोलाइडी विलयन बन गया इसमें, फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडी विलयन। और यहाँ पर देखिए क्या निकल गया, Cl- क्लोराइड आयन जो बचा हुआ है, जो 3 है इसमें 3, इसको मैं थोड़ा दूर में लिख देता हूँ, FeOH थ्राइस, इसमें आयरन 3+ के रूप में ये अधिशोषित हो गया कोलाइडी कण में। और जो क्लोराइड आयन बचे 3, ये यहाँ पर अलग से इसको लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार से, ये कहाँ चला गया है, परिक्षेपण माध्यम में, परिक्षेपण माध्यम में। और इस प्रकार से परिक्षिप्त प्रावस्था में, परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसे विलय कण कहते हैं यहाँ पर सामान्य शब्द में। तो इस प्रकार से ये अब यहाँ पर कौन सा आयन बन गया, यहाँ पर ये धनावेशित हो गया है। तो हम पढ़े हैं, इसमें अध्ययन किए हैं कि कोलाइडी विलयन 2 प्रकार के भी होते हैं, धनावेशित भी हो सकते हैं और ऋणावेशित भी। तो धनावेशित कब होंगे, जब उसमें कोलाइडी कणों के द्वारा परिक्षिप्त प्रावस्था के द्वारा किसी धन आयन का अधिशोषण हो। तो यहाँ पर अभी जो उदाहरण लिया गया इसमें, ये धनात्मक आवेश वाले इसमें प्राप्त होंगे। और यहाँ पर ये जो फेरिक क्लोराइड है वह विद्युत अपघट्य के रूप में काम कर रहा है, और साथ ही साथ यह स्थायी कारक पदार्थ के रूप में भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इस प्रकार से फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएंगे। ये हो गया फेरिक हाइड्रोक्साइड का। उसी प्रकार से कुछ उदाहरण और लेते हैं इसमें, जो धनात्मक आवेश वाले हो सकते हैं इसमें। इसको पहले आप नोट कर लीजिए कॉपी में। आगे हम एक उदाहरण और लेते हैं सिल्वर आयोडाइड का। देखिए यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड है ये, इस पर हम इसका ताज़ा बना हुआ अवक्षेप है, अब संकेत में यहाँ पर लिख रहे हैं सिल्वर आयोडाइड का ताज़ा बना हुआ अवक्षेप, या अवक्षेप के संकेत है। इसमें यदि मान लीजिए हमने पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया, ये विद्युत अपघट्य के रूप में भी है और साथ साथ यह स्थायी कारक पदार्थ के रूप में भी होगा। तो क्या होंगे, यहाँ पर देखो कॉमन आयन क्या है बताओ, आयोडाइड है दोनों में। तो इस AgI के साथ में यहाँ पर जो आयोडाइड है जिसमें माइनस चार्ज होते हैं, ये अधिशोषित हो गया है और इस प्रकार से ये कोलाइड बन गए यहाँ पर। अब इस कोलाइड में यह परिक्षिप्त प्रावस्था है और इस प्रकार से माइनस चार्ज हैं, तो यहाँ पर जो आवेश होगा कौन सा होगा, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश वाले। और साथ साथ देखेंगे यहाँ से जो पोटेशियम आयन है जो प्लस में रहते हैं, ये कहाँ पर पहुँच जाएंगे, इसमें परिक्षेपण माध्यम में पहुँच जाते हैं। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये अभी जो प्राप्त हुआ है वह ऋणावेशित होते हैं। इसी को हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। AgI का ताज़ा बना हुआ अवक्षेप लेते हैं और उसमें यदि सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया जाए तो क्या होंगे, यहाँ पर कॉमन आयन क्या है, यहाँ पर Ag हैं। तो यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड के साथ में Ag+ जिसमें धनात्मक आवेश होते हैं, ये अधिशोषित हो जाते हैं और ये परिक्षिप्त प्रावस्था में चले जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे जो नाइट्रेट आयन है यह ठीक इसी प्रकार से परिक्षेपण माध्यम, इस प्रकार से यहाँ पर अभी जो बना हुआ है यह कौन सा होगा, यहाँ पर ये धनावेशित होंगे इसमें।
ठीक है, एक बार समझ लीजिए, सिल्वर आयोडाइड में यदि पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो धनावेशित क्लोराइड बनेंगे, और उसी सिल्वर आयोडाइड में यदि AgNO3 की एक्सेस मात्रा यदि आधिक्य में है, इसको आधिक्य में कहते हैं, इसमें अधिक से अधिक मात्रा में मिला रहे हैं, तो इस स्थिति में जो क्लोराइड बन रहे हैं, पहला वाला कंडीशन में पोटेशियम आयोडाइड मिलाए तो बन गया ऋणावेशित, और सिल्वर नाइट्रेट मिलाए तो क्या बन गया, यहाँ पर धनावेशित बनेंगे। ये हो गया यहाँ पर सामान्य ये पेप्टिकरण विधि। आगे चले हम तीसरी विधि, तीसरी विधि में यहाँ पर इसको C लिख लेंगे, इसमें यांत्रिक परिक्षेपण। यांत्रिक परिक्षेपण में क्या होगा, यंत्र माने मशीन के द्वारा हम इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं, इसमें जिस पदार्थ का हमें कोलाइडी बिलर बनाना होता है उसका निलंबन ले जाते हैं। थोड़ा तो टुकड़ा मार देते हैं, बड़े टुकड़े हो जाएंगे, और उसको जल में घोल देते हैं, उसका निलंबन बना देते हैं। और उस निलंबन को इस प्रकार से एक मशीन रहता है, सामान्य चित्र में हम इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं, इसमें समझते हैं। और इसमें दो धातु के डिस्क होते हैं, ये दो धातु के डिस्क हैं जिसे विद्युत के माध्यम से घुमाया जा रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत चक्कर लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार समझा सकते हैं हम इससे समझने के लिए। ये दो हैं, इसमें इस प्रकार से एक आगे तो एक पीछे, एक आगे तो एक पीछे, इस प्रकार से जब यहाँ पर चक्कर घूमेंगे इसमें, तो जो बड़ा कण है निलंबन के कारण वो इसके अंदर में आएंगे और धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हमें यहाँ पर अलग से यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएंगे, कोलाइडी कण प्राप्त हो जाएंगे। इस विधि को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक परिक्षेपण। तो सामान्यतः उदाहरण के तौर पर देखेंगे, इसमें टूथपेस्ट जो बनता है मुख्यतः इसी विधि से बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे छापने की स्याही, काला स्याही हम जो देखते हैं छपाई मशीन वाला है ना, इसीलिए इसको लिखा जा रहा है इसमें छपाई की स्याही। इसको जो बनाया जाता है, इसमें मुख्यतः किसके द्वारा बनाया जाता है, इसी विधि के द्वारा इसमें बनाया। ये सामान्य विधियाँ हैं जिसे हम इस प्रकार से बनाते हैं। ऐसा और ढेर सारे उदाहरण हैं। वार्निश देखो, बहुत अच्छा उदाहरण है इसमें, वार्निश, पेंट, जो पेंट बनाए जाते हैं कलर करने वाला, ये इसी विधि प्रकार से बनाए जाते हैं। पहले निलंबन बड़े पदार्थ होते हैं, उसको मशीन में डालते हैं और ऐसे सेट करते हैं इसको कि ऐसा आकार बनने से निकलने के बाद कि कोलाइडी कण का जो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है वैसा बनना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से दो घूमने वाले क्या हैं, इसमें डिस्क लगे होते हैं। ये इसको कहते हैं हम इसमें यांत्रिक परिक्षेपण। और एक चौथी विधि है इसी परिक्षेपण विधि में, जिसे हम मुख्यतः नाम देते हैं अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण। इसका डी लिख लेंगे इसमें, अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण। तो अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण क्या है, इसमें थोड़ा हम इसको देखें। इसमें एक तरंगे निकलती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगे कहते हैं। इसमें तरंग निकलता है, कैसे निकलता है देखिए, एक यहाँ पर क्वार्ट्ज, अभी समझाने किस प्रकार लिख रहे हैं, इसमें एक क्वार्ट्ज का एक गोल टुकड़ा ले जाते हैं, एक गोलाकार में है, और इसमें क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड है दोनों, और इसको विद्युत के द्वारा इसमें घुमाया जाता है। और इसमें जिस पदार्थ का हमें कोलाइडी बिलर बनाने होते हैं उसका हम क्या करते हैं, मुख्यतः उस परिक्षेपण माध्यम में इसको रख देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जल में, जल है परिक्षेपण माध्यम, इसमें जिस पदार्थ के द्वारा, जैसे मान लो यहाँ पर मरकरी के बना रहे हैं Hg, खास करके इसमें देखो क्लाउस नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने मरकरी का कोलाइडी बिलर बनाया था इसी विधि के द्वारा से। तो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इलेक्ट्रोड के माध्यम से, तो जो क्वार्ट्ज का गोल डिस्क है वो इस प्रकार से क्या होगा, वो तेजी से घूमने लगते हैं। और घूमने के कारण से इस माध्यम में, द्रव माध्यम में, वहाँ पर एक तरंगे निकलती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं।
तो अल्ट्रासोनिक तरंग क्या होते हैं? इनकी जो तरंगों की जो आवृत्ति होती है, हमारे जो श्रव्य तरंग हैं, श्रव्य ध्वनि की जो तरंगें होती हैं उससे अधिक होती हैं। हमारे सुनने वाला जो आवृत्ति होती है उससे भी ज़्यादा होती है। तो कब होती है? इस प्रकार से क्वार्ट्ज के गोल डिस्क को हम इलेक्ट्रोड के द्वारा तेज़ी से घुमाते हैं, तो वहाँ से तरंग, उसी तरंग के माध्यम से यहाँ पर जो मरकरी आदि हैं खास करके मुख्यतः ये क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और क्या बन जाता है, यहाँ से कोलाइडी के रूप में बनते हैं। और इसी विधि के द्वारा तेल का पायस, दूसरा उदाहरण आप ले रहे हैं इसमें, तेल का पायस बनाने में भी इसी मेथड का उपयोग किया जाता है। ये हो गया यहाँ पर मुख्यतः परिक्षेपण विधि। आगे हम लेते हैं इसमें दूसरी विधि, मुख्य दूसरी विधि हेडिंग डालेंगे संघनन विधि। दूसरी विधि है संघनन विधि। संघनन विधि में हम समझ चुके हैं, जो छोटे कण हैं उसको हम बड़े कणों में बांट देते हैं, जैसे कि कोलाइडी विलयन बन जाते हैं। अब इसकी दो मुख्य विधियां हैं, एक को हम कहते हैं रासायनिक विधि और एक होती है भौतिक विधि। इसके अंतर्गत मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पहला विधि, जिसे मुख्यतः हम क्या कहते हैं, रासायनिक विधि। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनाते हैं। और एक होती है भौतिक विधि। तो पहला हम अध्ययन करेंगे इसमें रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि में 4 प्रकार से होते हैं। एक है ऑक्सीकरण विधि, या ऑक्सीकरण ही सीधा लिखें अपन, ये विधि का नाम ही है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें क्या करेंगे, खास करके जिस पदार्थ का हमें कोलाइडी विलयन बनाने हैं उसका हमें एक ऑक्सीकारक को मिलाना होता है। देखिए यहाँ पर सीधा मैं उदाहरण लिख रहा हूँ। एक उदाहरण के तौर पर समझें, सल्फर का है आयोडीन, खास करके सल्फर आयोडीन, इसका जब हमें कोलाइडी विलयन बनाने होते हैं तो हम इस विधि के द्वारा बनाते हैं। जैसे सल्फर का बनाना है तो हम यहाँ पर ले रहे हैं H2S, इसको हम किसी ऑक्सीकारक, जैसे यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसका तनु विलयन लेते हैं और इस तनु विलयन नाइट्रिक अम्ल में H2S गैस को कीप उपकरण की सहायता से उसमें प्रवाहित करते हैं। और इस प्रकार से इसका यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीकारक है नाइट्रिक अम्ल से, तो इसका ऑक्सीकरण होने से क्या होगा, हाइड्रोजन का निकलना कौन सा अभिक्रिया होता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ से इस H2S से हाइड्रोजन निकल जाते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ से सल्फर, और निकला हुआ हाइड्रोजन इस ऑक्सीकारक के ऑक्सीजन से भी फिलहाल क्रिया कर लिया और इस प्रकार से क्या बन जाते हैं, जल। तो यहाँ पर इस सल्फर का क्या बन रहा है, यहाँ पर ये कोलाइडी विलयन बन जाते हैं। ये पीला रंग का चमकीला रहता है, ये कोलाइडी कहलाता है। कोलाइडी विलयन भी समझ सकते हैं इसमें, या सल्फर का कोलाइडी विलयन बन जाते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए हम इसी H2S में ब्रोमीन से क्रिया कराएं, ब्रोमीन भी ऑक्सीकारक होते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, या इसकी क्रिया होती है इस प्रकार से, ब्रोमीन ऑक्सीकारक होते हैं, इसलिए H2S का ऑक्सीकरण करते हैं, उससे क्या बनता है, सल्फर बनते हैं। हाइड्रोजन और ब्रोमीन मिल करके यौगिक बना लेते हैं, और यहाँ पर जो सल्फर का है वो कौन सा विलयन बन जाता है, यहाँ से कोलाइडी विलयन बन जाते हैं। उसी प्रकार से एक उदाहरण लिखते हैं आयोडीन का। आयोडीन के लिए जैसे उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं HI यौगिक, और उसमें एक ऑक्सीकारक ले रहे हैं HiO3, जिसे हम यहाँ पर आयोडिक अम्ल कहते हैं। अब इस प्रकार से ये ऑक्सीकारक है, तो यहाँ से ऑक्सीकरण होने पर क्या निकाल जाते हैं, इसमें हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से केवल आयोडीन, और आयोडीन का सूत्र क्या होता है, इस प्रकार से I2। और ये ऑक्सीकारक होते हैं, तो ये भी ऑक्सीजन को निकालेगा अपना, तो इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन ये मिल कर क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं। यानी जितने भी यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गए HI के रूप में बचेंगे, वो आखिरी में और हाइड्रोजन भी यहाँ से निकलेंगे। समीकरण में बैलेंस कर लेंगे, 3 ऑक्सीजन लेफ्ट में, 3 ऑक्सीजन राइट में कर देंगे। हाइड्रोजन देखिए 6, अभी तक यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर क्या कर लेंगे 5, आयोडीन देखिए 5 और 1 6, इस प्रकार से 3 दूनी 6 हो जाएंगे इसमें। इस प्रकार से यहाँ पर आयोडीन का क्या बन गया है, कोलाइडी विलयन। अब आगे इसी प्रकार से दूसरी विधि यहाँ पर लेते हैं, इसी रासायनिक विधि के
माध्यम से अपचयन विधि। इसमें अपचायक की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर गोल्ड का है, प्लेटिनम का है, Ag का है, इसका हम इसमें मुख्यतः कोलाइडी विलयन बनाते हैं। एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं गोल्ड का, जैसे AuCl3, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं आरिक क्लोराइड, इसे विलयन के रूप में अभी। अब इससे यहाँ पर एक अपचायक पदार्थ मिला रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए SnCl2, जिसे स्टेनस क्लोराइड कहते हैं। यह मुख्यतः अपचायक होते हैं। तो इसका हो जाएगा अपचयन, तो क्लोरीन को निकाल देंगे तो हो गया अपचयन। क्या बचेगा? केवल यहाँ पर गोल्ड, Au बचेगा इसमें। और इसी प्रकार से जो स्टेनस है, जो अभी 2+ में है, वह स्टेनिक में बदल जाते हैं। इसका सूत्र होता है SnCl4, ये है स्टेनिक क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड। और यहाँ पर एक गोल्ड का हमें प्राप्त होता है कोलाइडी विलयन, जो कि यहाँ पर बैगनी रंग का होता है। इसे हम पर्पल ऑफ कासियस कहते हैं, पर्पल ऑफ कासियस। समीकरण को बैलेंस कर लें, ये 2 ये 3। आपने रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत इसको भी अध्ययन किया है आपने, स्टेनस क्लोराइड और आरिक क्लोराइड के बीच अभिक्रिया। ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। चलिए, तो यहाँ पर इसका कलर बैगनी होता है, इसीलिए क्या कहते हैं हम इसे पर्पल ऑफ कासियस कहते हैं। ऐसे हम दूसरे प्रकार के अपचायक भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, क्या क्या अपचायक हो सकते हैं। अपचायक के रूप में फार्मल्डिहाइड HCHO, उसी प्रकार से हाइड्रोजन NH2, टेनिन आदि का इसमें उपयोग किया जा सकता है या किया जाता है। ये हो गए कुछ उदाहरण ऐसे, और हम दूसरे उदाहरण भी ले सकते हैं। आप स्टेनस क्लोराइड के जगह पर आप लिख सकते हैं फार्मल्डिहाइड, उसका जेली विलयन प्लस H2 लिख देंगे, तो हमको यहाँ पर ये भी अपचायक होते हैं फार्मल्डिहाइड। अब इस प्रकार से हम अपचयन विधि द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं। आइए तीसरी विधि हम इसकी चर्चा करेंगे। तीसरी विधि में मुख्यतः उभय अपघटन विधि। इसमें आर्सेनिक, इसका उदाहरण है कुछ धातुओं के, जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, इनके सल्फाइडों को हम मुख्यतः AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड, ठीक उसी प्रकार से एंटीमनी सल्फाइड, इनका हम कोलाइडी विलयन इस उभय अपघटन विधि द्वारा करते हैं। तो उभय अपघटन क्या है? दो, उभय माने दोनों, दोनों का अपघटन, अपघटन माने टूटना। दो पदार्थ हैं, दोनों अपघटित हो जाएंगे अपने अपने आयनों में, और आयनों का होता है अदला बदली, जिससे दो नए पदार्थ बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उभय अपघटन। तो इस विधि के द्वारा बनाया जाएगा। आइए एक उदाहरण लेते हैं, आर्सेनिक सल्फाइड किस प्रकार से बनते हैं इसके बारे में देखें। तो इसके लिए यहाँ पर आर्सेनिक के लेते हैं ऑक्साइड, और इसको हम इस प्रकार से जल की उपस्थिति में हम क्या कर रहे हैं, इसको अपन अपघटन कर रहे हैं। 1 ग्राम आर्सेनिक ऑक्साइड लेंगे, उसको 500 ml पानी में पहले घोलेंगे और गर्म करेंगे, पूरा उबालेंगे, फिर ठंडा करते हैं, ठंडा करके छानेंगे। छानने के बाद इसमें जो आर्सेनिक ऑक्साइड है पूरी तरह से क्या हो जाएगा? घुल जाएगा जल में। अब फिर से इसको हम जब पानी मिलाकर जब इसको गर्म करते हैं, तो हमें आर्सेनिक जो सल्फाइड होंगे, उनका हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त होते हैं। तो इसमें जल गठन कैसा होगा देखिए, मैं समझ लेंगे। जल टूटता है H+OH- के रूप में।
H प्लस और OH माइनस के रूप में। तो हम इसको जब अपघटन कराएंगे तो उसके लिए हम पुनः उसमें H2S में आते हैं। पर समझ लेंगे 1 ग्राम लेंगे हम आर्सेनिक ऑक्साइड, 500 ml जल लेंगे, पूरे गर्म उबालेंगे जब तक कि ये घुल ना जाए। ये घोलने के लिए है। ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद फिर से इतना पानी मिला दें कि फिर से 500 ml हो जाए। अब उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसमें H2S गैस को मिलाते हैं। तो अभिक्रिया के दौरान हम देखेंगे इसमें अभी पानी क्यों मिलाया गया था, घोलने के लिए। अब आगे इसमें रासायनिक अभिक्रिया को देखेंगे, इसमें H2S को मिला दिए धीरे 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 धीरे, तो यहाँ आपको चमकीला रंग का कोलाइडी विलयन प्राप्त होते हैं। तो इसमें आयनित हो गया H2S जल में, तो ये H प्लस के रूप में और सल्फाइड जो है माइनस के रूप में। इसी प्रकार से ये जो आर्सेनिक हैं ये प्लस के रूप में और ऑक्सीजन क्या होते हैं, माइनस के रूप में। अदला बदली करें, आर्सेनिक प्लस में, सल्फाइड माइनस में। इस प्रकार से बन जाएगा आर्सेनिक और ये सल्फाइड। समीकरण को तिरछा गुणा कर दें, 3 हो जाएगा और जो 2 वाला है वो 3 से गुणा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, AS2S3 और ये कोलाइडी विलयन के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ देखेंगे ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, जल भी बना लेंगे। समीकरण को बैलेंस करेंगे, 2 आर्सेनिक ऑलरेडी है इसमें, ऑक्सीजन 3 है, 3 से गुणा कर दीजिए, 6 हाइड्रोजन होंगे, ये 2 है तो कितना से गुणा करेंगे, 3 से। इस प्रकार से हमें आर्सेनिक जो सल्फाइड होते हैं इनका हमें क्या प्राप्त हो जाता है, इसमें कोलाइडी विलयन प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से हम एंटीमनी सल्फाइड आदि का भी हम इसमें प्राप्त करते हैं। अब चौथी विधि देखते हैं, इसमें मुख्य रूप से लिखेंगे चौथी विधि जल अपघटन विधि द्वारा। चौथी है जल अपघटन विधि। ये भी एक प्रकार का क्या है, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया है। तो जल अपघटन में क्या करेंगे, जल के द्वारा हम तोड़ेंगे। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं जिसमें खास करके दुर्बल धात्विक बंध, माने दुर्बल जो धातु के बंध होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए फेरिक क्लोराइड, इनको हम लेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेंगे। अब किस प्रकार से बनेंगे, यहीं से हम इसको एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे। इसमें एल्यूमिनियम का देखिए, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड का हमें बनाना है कोलाइडी विलयन। तो इसमें क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के क्लोराइड को हम यहाँ पर लेते हैं और यहीं से इसको जल के साथ क्रिया कराते हैं, उबालते हैं इसमें। तो विशेष रूप से बहुत समय तक उबालेंगे तो उस स्थिति पर एक जल अपघटन अभिक्रिया के द्वारा यहाँ से फेरिक हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इस प्रकार से कोलाइडी विलयन प्राप्त होते हैं। तो समीकरण लिखें एक उदाहरण के तौर पर, FeCl3, इसका तनु विलयन लेंगे और तनु विलयन ले करके इसमें जल के साथ इसको क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जल के द्वारा हो रहा है अपघटन। तो जल कैसे अपघटित होते हैं, H प्लस और OH माइनस में। अब इस प्रकार से Fe3 प्लस और Cl माइनस के रूप में। जैसे हमने अभी कहा उभय अपघटन, लेकिन यहाँ पर चूंकि जल है इसलिए हम उभय अपघटन नहीं कह रहे हैं, इसका अलग से नाम हो गया यहाँ पर जल अपघटन। तो कराइए अभिक्रिया, इसका Fe3 प्लस में है और OH माइनस में, तो बनेगा यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये ताज़ा इसमें लाल भूरा रंग का कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त होते हैं। और आगे H और क्या है यहाँ पर Cl, आगे इसमें लिख रहा हूँ प्लस HCl, 3 क्लोरीन है, 3 से गुणा कर दीजिए। इस प्रकार से ऑक्सीजन में यहाँ पर 3 से गुणा है, 3 से गुणा कर देंगे और इस प्रकार से फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमें क्या प्राप्त करते हैं, कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाते हैं। ये हो गया रासायनिक और यही मुख्य विधि है। आगे और विधियां हैं रासायनिक विधि के अलावा। दूसरी एक विधि है जिसे यहाँ पर सेकंड लिख सकते हैं, भौतिक विधि। भौतिक विधि में 3 विधियां हैं, अतिशीतलन, जिसे हम कहते हैं अत्यधिक ठंडा करना। जैसे उदाहरण के लिए जल और क्लोरोफार्म, अभी सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर सूत्र से मतलब नहीं है, क्लोरोफार्म।
ये दोनों आपस में विलय होते हैं जब बहुत अधिक ठंडा करेंगे, अत्यधिक ठंडा, तब जो क्लोरोफॉर्म है यहाँ पर द्रव के रूप में है, इसमें छोटे छोटे पानी के जो कण हैं वो बर्फ बन जाएगा, ये जल, और इस प्रकार से संघनित होकर के क्या बन जाएंगे, वो कोलाइडी विलयन के रूप में बन जाएगा। जल का कोलाइडी विलयन है क्लोरोफॉर्म में। यह कौन सी विधि कहलाती है? बाई एक्सेसिव कूलिंग, अति शीतलन द्वारा। दूसरा, एक और हम देखें विलायक परिवर्तन। विलायक परिवर्तन विधि द्वारा, जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ मैं, फास्फोरस या सल्फर, ये क्या होते हैं? दो अलग अलग विलायक हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एथिल अल्कोहल, और एक उदाहरण लिख रहा हूँ यहाँ पर विलायक के रूप में जल। तो कैसे होते हैं? ये जो फास्फोरस और सल्फर होते हैं कम घुलते हैं, कम विलय, और एथिल अल्कोहल में ज़्यादा घुलते हैं। तो इस प्रकार से पहले फास्फोरस सल्फर को एथिल अल्कोहल घोल देंगे और इसमें मिला देंगे जल में, तो जल में फास्फोरस और सल्फर क्या बन जाएगा? कोलाइडी विलयन हो जाते हैं। उसी प्रकार से एक होता है वाष्प विधि द्वारा, हम कर सकते हैं इसको गर्म करके, हम जब इसको बनाते हैं इसको अपन वाष्प संग्रहण करते हैं, तो कुछ फास्फोरस है, सल्फर है, उसको भी हम इस विधि द्वारा बना सकते हैं। तो गर्म करेंगे, वाष्प बनेगा, जल में ठंडा होकर के धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो वाष्प बन जाएंगे। इस प्रकार की विधि को हम क्या कहते हैं? मरकरी भी उसी विधि के द्वारा, तीसरी विधि क्या कहा गया इसमें? वाष्प संग्रहण विधि। आज हम इस चैप्टर कालखंड में हम कोलाइडी तंत्र बनाने की दो मुख्य विधियों के बारे में हमने अध्ययन किया। आगे हम उसके आगे जो टॉपिक है इस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।